गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैंने कल आपको यूरोप में नई आर्थिक एवं राजनीतिक प्रवृत्तियां अर्थात यूरोप का जो पुनर्गठन है उसके बारे में आपको मैंने बताया था। और इसके अंतर्गत मैंने यूरोप की राजनीतिक एवं आर्थिक समस्याओं के बारे में चर्चा की थी। आज मैं आपको यूरोप में आर्थिक पुनरुद्धार और एकीकरण किस प्रकार हुआ इसके बारे में बताऊंगी। तो पहला मैंने आपको बताया है कि ट्रूमैन सिद्धांत को लागू किया गया। ट्रूमैन सिद्धांत क्या था? पश्चिमी यूरोप के आर्थिक पुनरुत्थान व एकीकरण की दिशा में यह पहला कदम था जिसको कि ट्रूमैन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत की जो मसौदा है उसको पढ़ा गया। एक भाषण दिया था अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने 12 मार्च 1947 को, और इसमें उन्होंने तुर्की और यूनान की सैनिक व आर्थिक सहायता के लिए 40 करोड़ डॉलर की मांग रखते हुए अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष इस प्रस्ताव को रखा। ट्रूमैन ने यह निर्णय किया कि इन देशों को आर्थिक सहायता देकर साम्यवाद के प्रसार को यूरोप में सीमित किया जा सके। दूसरा मैंने आपको बताया बेनिलक्स संधि। ये क्या थी? बेनिलक्स संघ बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग के बीच सितंबर 1944 में एक समझौते का परिणाम थी। मार्च 1947 में इसमें कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और 1 जनवरी 1948 से इसको लागू किया गया। इसके अंतर्गत सदस्य राष्ट्रों ने अपने बीच चुंगी व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया और आयात पर एक समान टैरिफ कार्यक्रम की स्थापना की। समझौते का अंतिम लक्ष्य था एक पूर्ण आर्थिक संघ का निर्माण। तीसरी बात मैंने आपको बताई मार्शल योजना की। तो मार्शल योजना क्या थी? अमेरिका के जो विदेश सचिव थे जॉर्ज मार्शल, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि यदि समय रहते हमने यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार का यत्न नहीं किया तो वह साम्यवादी बन जाएगा। तो 5 जून 1947 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण के कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। और ये जो कार्यक्रम था इसके अंतर्गत भूखमरी, गरीबी, निराशा और अव्यवस्था को समाप्त करने का उन्होंने एक प्लान तैयार किया। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 वर्ष की अवधि के लिए यानी 1942 से 1952 के लिए पश्चिमी यूरोप के 16 देशों में $11 मिलियन की सहायता प्रदान की और इस प्रकार यूरोप साम्यवाद की चपेट में आने से बच गया। लेकिन यूरोप पर संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व अवश्य कायम हो गया। चौथा जो प्रयास था वो था ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन अर्थात OEEC। यह क्या था? 1948 में यूरोपियन आर्थिक सहयोग का संगठन पश्चिमी यूरोप के आर्थिक एकीकरण की दिशा में एक सफल प्रयास था। इसका निर्माण मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोपियन राष्ट्रों को मिलने वाली सहायता को व्यवहार में लाने के संबंध में किया गया था और इसका मुख्य संबंध यूरोप के सामान्य व्यवहार, आर्थिक विकास तथा अन्य यूरोपियन वित्त व्यवस्था से था। पश्चिमी यूरोप के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में इस संगठन की बहुत मुख्य भूमिका रही और 18 यूरोपियन राज्य इसके सह सदस्य बने और इसका प्रधान कार्यालय पेरिस में है। 5वां प्रयास था
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन अर्थात OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। 1961 में यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन के स्थान पर एक नई संस्था अस्तित्व में आई जिसे आर्थिक सहयोग और विकास संगठन कहा जाता है। इस नाम परिवर्तन की स्थिति और कार्यों में भी परिवर्तन हुआ। अमेरिका और कनाडा इसके पूर्व सदस्य मान लिए गए, जिससे यह ऑर्गेनाइजेशन पूरे तरीके से यूरोपियन संगठन नहीं रहा। अब अमेरिका और कनाडा के अलावा 30 सदस्य और इसमें शामिल किए गए, जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, आइसलैंड आदि शामिल थे। इस संगठन के प्रमुख उद्देश्य थे सदस्य देशों में एक तो उच्चतम आर्थिक विकास और रोजगार की व्यवस्था करना, दूसरा था आर्थिक स्थिरता को बनाए रखते हुए विश्व की अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होना, तीसरा था सदस्य देशों में तथा अन्य देशों में स्वस्थ आर्थिक विकास और विस्तार के लिए सहयोग करना और देना, चौथा विश्व व्यापार के ऐसे विस्तार में सहयोग देना जो बहुपक्षीय हो तथा अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों के अनुसार कोई विशेष भेदभाव न रखने वाले हों। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आर्थिक नीति समिति बनाई गई और एक विकास सहायता समिति तथा व्यापार समिति, इन 3 समितियों का निर्माण किया गया और दिसंबर 1961 को इसकी पहली परिषद में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि जो भी इसके 20 सदस्य देश हैं वो वास्तविक कुल राष्ट्रीय उत्पादन में 10 वर्ष में 50% की वृद्धि करेंगे। किस दशक में? 1960 से 1970 के बीच। छठा जो प्रयास था वो था यूरोपियन अदायगी संघ। इस संघ का निर्माण सितंबर 1950 में हुआ और इसका प्रयोजन यूरोपियन व्यापार को सुविधाजनक बनाना था। अपने सदस्य राज्यों में एक देश की कमाई को दूसरे देश में उसका ऋण अदा करने के लिए सुलभ बनाने की व्यवस्था करना था। 7वां प्रयास था यूरोप की परिषद यानी काउंसिल ऑफ यूरोप। पहले ब्रसेल्स संधि संगठन ने और बाद में राजदूतों के सम्मेलन ने इस प्रस्ताव की जांच की और फिर यह परिषद अस्तित्व में आई, जिसमें कि 21 सदस्य थे और 5 मई 1949 को यूरोपियन एकता के आंदोलन के परिणाम स्वरूप यह अस्तित्व में आई। इसका कार्यालय स्ट्रैटबर्ग में है। इसके सदस्य हैं ग्रीस, टर्की, आयरलैंड, जर्मन फेडरल रिपब्लिक और जितने भी प्रदेश इसके सदस्य बने उसके अंतर्गत और हम गिन सकते हैं बेनिलक्स देश, जिसमें कि फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क तथा ब्रिटेन भी शामिल हैं। इस संगठन के 2 अंग हैं, यानी पहला है विमर्श सभा और दूसरा है मंत्री समिति। विमर्श सभा के सदस्यों की संख्या 125 है और इसके चुनाव जो हैं प्रत्येक देश की सरकार अपनी इच्छा से निश्चित करती है। इसके संविधान में इसका उद्देश्य बताया गया है कि आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए अपनी सामान्य विरासत के आदर्शों और सिद्धांतों में पहले से अधिक एकता लाने का प्रयत्न करेगी यह संस्था। एक और प्रयास जो किया गया वह था यूरोपियन कोयला तथा इस्पात समुदाय यानी ECSC। फ्रेंच विदेश मंत्री शूमैन द्वारा इस योजना को प्रस्तुत किया गया और इस आधार पर
इसकी स्थापना 10 अगस्त 1952 को की गई। 18 अप्रैल 1951 को इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए गए और 25 जुलाई 1952 को यह क्रियान्वित की गई। इस समुदाय की कार्यपालिका शक्तियां एक उच्च सत्ता में सन्निहित की गईं। इसके अलावा एक मंत्री परिषद और एक असेंबली का भी निर्माण किया गया। इसकी सदस्य संख्या 78 थी, यानी असेंबली में 78 सदस्य थे, जिसमें सदस्य राज्यों की संसदों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया। इसका उद्देश्य कोयले और इस्पात के लिए एक मंडी का बनाना था और इसके संबंध में आयात और निर्यात करों को तथा राजकीय सहायता को बंद करना, व्यापारिक बाधाओं और एकाधिकारवादी तथा भेदभाव करने वाले मूल्यों को हटाना था। एक और प्रयास जो किया गया वो था यूरोपियन आणविक शक्ति समुदाय, अर्थात यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, जिसको हम यूराटॉम भी कहते हैं। 25 मार्च 1957 को रोम में यह संधि हुई। इसके अनुसार इसका उद्देश्य यूरोप के 6 राज्यों बेल्जियम, फ्रांस, संघीय जर्मनी, इटली, लक्समबर्ग एंड नेदरलैंड्स में शांतिपूर्ण प्रयोजनों एवं आणविक शक्ति के विकास के लिए समान प्रयत्न करना था। 1962 में ग्रेट ब्रिटेन ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। 10वां प्रयास था यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यानी यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ। इसकी स्थापना 3 मई 1960 को हुई। 2 मार्च 1960 को फिनलैंड इसका साथी सदस्य बन गया और इसके अंतर्गत यूरोपियन साझा मंडी के अतिरिक्त 6 अन्य देशों की तुलना में इन्हें बाह्य सात भी कहा जाता है। यानी कौन से थे बाह्य सात देश? ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन तथा स्विट्ज़रलैंड। ये तो थे 7 और इसके अलावा इनर 6 देश भी थे। तो 1 जनवरी 1963 तक इन देशों ने अपने तटकरों में 50% की कमी कर दी और सन 1973 में ब्रिटेन और डेनमार्क इससे अलग हो गए। अगर हम संक्षेप में बात करें तो इसका स्वरूप यूरोपीय आर्थिक समुदाय जैसा है और लक्ष्य भी वही है। 11वां था यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ अर्थात यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन आर्थिक समुदाय कहना इसको अधिक उचित होगा क्योंकि इसका अधिकृत शीर्षक यही है और 1993 नवंबर में यूरोपियन समुदाय का नाम अधिकृत रूप से यूरोपीय संघ कर दिया गया। 1 जनवरी 1958 को एक संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई। शुरू में इसके 6 राष्ट्र थे सदस्य। कौन से? फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग, जर्मन संघीय गणराज्य व इटली। इसके बाद ब्रिटेन, आयरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे भी इसमें शामिल हुए, लेकिन बाद में नॉर्वे इससे हट गया। अब 2004 में 10 नए राष्ट्रों को इसमें शामिल किया गया, जिससे इसकी सदस्य संख्या बढ़ के 25 हो गई। जिन राज्यों को इसमें शामिल किया गया उनके नाम हैं हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, माल्टा तथा साइप्रस। ये राज्य पूर्व में साम्यवादी शासन के अधीन रह चुके थे। जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया के सदस्य बन जाने से अब इसकी संख्या 27 हो गई और
9 दिसंबर 211 को विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद अब इसके 28 सदस्य हैं और क्रोएशिया की सदस्यता 1 जुलाई 2013 से अस्तित्व में आई। इसका उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य आर्थिक संघ का निर्माण था, जिसके द्वारा सभी सदस्य देशों में रहन सहन के स्तर में वृद्धि की जा सके। हेलस्टाइन ने इसकी तुलना 3 अवस्था वाले रॉकेट से की है, जिसमें पहली अवस्था तटकर संघ, दूसरी अवस्था आर्थिक संघ और तीसरी अवस्था राजनीतिक संघ की है। यह कहना सही होगा, उचित होगा यहाँ पे कि राजनीतिक आधार और आर्थिक लाभों के कारण समुदाय की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। इस संधि के 4 संगठन हैं। कौन कौन से? महासभा, परिषद, आयोग तथा न्याय सभा। महासभा के सदस्य समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधि हैं। इसमें कोयला और इस्पात समुदाय, परमाणु शक्ति समुदाय और आर्थिक समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हैं। परिषद में सभी सदस्य देशों के एक एक प्रतिनिधि रहते हैं और यह समुदाय का कार्यकारी अंग भी है और सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों में समन्वय बिठाता है। न्याय सभा के 7 सदस्य होते हैं जो संधि की व्याख्या करते हैं और आयोग समुदाय का सबसे महत्वपूर्ण प्रशासकीय अंग होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको जो यूरोप में एकीकरण के प्रयास किए गए उसके बारे में आज बताया और अगले लेक्चर में आगे का पाठ करेंगे। थैंक यू।